कैसे हैं दोस्तों? सब ठीक ठाक हो गए? उम्मीद है ठीक हो गए। बहुत दिनों के बाद हम फिर शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जो सबने सुना होगा, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा और कुछ बोलना चाहता हूँ अकाउंट्स के बारे में। एक बिजनेसमैन जब बिजनेस शुरू करता है तो क्या जानना चाहते हैं, ये बात आएगी हमारे। और जब आप अकाउंटेंट हो या विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो, आप किसी भी बोर्ड के हो, आप बिहार बोर्ड के हो, झारखंड बोर्ड के हो, या किसी यूपी बोर्ड से हो, या फिर सीबीएसई बोर्ड के हो, सबके लिए फायदेमंद है, सबके लिए टॉनिक का काम करेगा आज का लेक्चर ये। और ये फाइनल अकाउंट पर हमारा पहला लेक्चर है। ये फाइनल अकाउंट शुरू कर रहे हैं। ये फाइनल अकाउंट क्या होता है उसके लिए हमने एक सीरीज, एक सीक्वेंस बना रखा है। और जरा बोर्ड पर देखना, लेफ्ट कॉर्नर ये है साइड में, यहाँ लिखा हुआ ट्रांजैक्शंस या फाइनेंशियल इवेंट्स। हम जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होंगे या फाइनेंशियल इवेंट्स होंगे या फाइनेंशियल इंसिडेंट्स होंगे, हम सब जानते हैं कि जब भी ट्रांजैक्शन होगा तभी अकाउंटिंग में उसको रिकॉर्डिंग करने की बात आएगी। देयर इज नो ट्रांजैक्शन, देयर इज नो नीड टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। अगर ट्रांजैक्शन है ही नहीं तो हम उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम पहले से पढ़ते आए हैं, शुरू में पढ़ते आए हैं कि ट्रांजैक्शन क्या होता है, सौदा क्या होता है, या फाइनेंशियल इवेंट्स, एनी इवेंट्स, एनी इंसिडेंट्स दैट कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। बिजनेस में कोई भी घटना, दुर्घटना, कुछ भी ऐसा होता है बिजनेस में जिसको हम मॉनेटरी फॉर्म में मेजर कर सकते हैं तो उसको हम लोग ट्रांजैक्शन कह सकते हैं। और जैसे ही बिजनेस में, व्यापार में ट्रांजैक्शन होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बिजनेस में जैसे ही लेन देन होगा तो सबसे पहले हम लोग उसको कहीं नोट कर लेते हैं। कैसा नहीं कि अभी कुछ लेन देन हुआ तुरंत हम बही खाते में लिखना शुरू कर दिया। हम बाद में इत्मीनान से अकाउंट और लेखा शास्त्र के नियमों के अनुसार, सिद्धांतों के अनुसार हम उसकी एंट्री करते हैं। लेकिन पहले जैसे ही लेन देन कुछ किया कहीं हम नोट कर लेते हैं और बाद में इत्मीनान से हम उसको एनालिसिस करेंगे। फिर नियमों के अनुसार जहाँ लिखना चाहिए, डीआर सीआर क्या क्या होना चाहिए होता रहता है। क्योंकि हम इसलिए बात कर रहे हैं कि हम लोग फाइनल अकाउंट में पहुँच चुके हैं और फाइनल अकाउंट में आने से पहले सारे जर्नल्स के रूल्स सीख चुके हैं, ट्रांजेक्शन सुन चुके हैं, ये सारे वर्ड से हम परिचित हैं। इसलिए इन शब्दों के बारे में हम खास चीज़ों को बता रहे हैं कि जैसे ही ये टेंशन होगा तो हम बहुत दिनों तक, बहुत समय तक याद रखना मुश्किल है, इसलिए तुरंत कहीं हम नोट कर लेते हैं। अक्सर देखा होगा कि टेबल पर एक रद्दी बही रखी होती है, एक ऐसे रफ शीट रखा होता है, उस पर हम नोट कर लेते हैं क्या आइटम के लेन देन हुआ, डेट डाल दिया, नोट कर लिया, अमाउंट लिख दिया। फिर बाद में आराम से कहीं बैठते हैं और वो पन्ना पलट के वो वेस्ट बुक, वो रद्दी बही को चेक करते हैं कि कौन कौन सा किस मद में कितना लिया दिया, क्या किया। ये तुरंत वाली बात है। तो जैसे ही ट्रांजैक्शन होता है किसी बिजनेस में या जैसे ही फाइनेंशियल इवेंट्स हमारे नोटिस में आता है, तुरंत हम जिस बुक में लिखते हैं या जिस बही में लिखते हैं उसको हम लोग वेस्ट बुक के नाम से जानते हैं, या फिर मेमोरेंडम बुक भी कहा जाता है। कुछ लोग मेमोरेंडम बुक कहते हैं इसको। यानी सबसे जो पहला स्टेप हमारे अकाउंटिंग के जो पीरियड है उसमें जो पहला स्टेप है, पहला जो काम होगा, जैसे ही ट्रांजैक्शन होगा, एज सुन एज द हैपनिंग ऑफ एनी फाइनेंशियल इवेंट्स, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ मेमोरेंडम बुक और वेस्ट बुक। ये वेस्ट बुक इसलिए कहा जाता है कि जैसे ही इस पर लिखी हुई बातों को, लिखे गए ट्रांजैक्शन को वेस्ट बुक से हम कॉपी करेंगे, फिर हम उसको ले जाएंगे जर्नल बुक में। तो जब जर्नल बुक में हम जर्नलाइज कर देते हैं, उसको डीआर सीआर कर देते हैं, या फिर कैश बुक में लेके जाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कैश बुक भी एक जर्नल है और कैश बुक से हट के भी जर्नल बनता है। तो जितने कैश लेन देन होते हैं, कैश ट्रांजैक्शन होते हैं, उन सबको हम लोग कैश बुक में लिखते हैं, चाहे सिंपल कैश बुक हो
या डबल कॉलम कैश बुक या कोई भी कॉलम कैश बुक है, जितने कैश ट्रांजेक्शन है, दीज ऑल कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इनटू द कैश बुक। और बाकी जो नॉन कैश आइटम बचते हैं उनको हम इसमें लेके आते हैं जर्नल में। अलग बात है कि जर्नल के कई सब डिवीजन होते हैं, फिलहाल हमें उस पर बात नहीं करनी है। हमने एक हल्का सा इंडिकेट करते हुए सीरीज बना रखा है कि सबसे पहले व्यापार में ये काम होगा, ट्रांजैक्शन होंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, जल्दीबाजी में कहीं ना कहीं नोट कर लेते हैं, उसको वेस्ट बुक कहते हैं या फिर मेमोरेंडम बुक कहते हैं। फिर मेमोरेंडम बुक से एक एक आइटम को उठाकर हम अकाउंट्स के नियमों के अनुसार जर्नल में या फिर कैश बुक में एंट्री कर देते हैं, और तब उस वेस्ट बुक के काम खत्म हो जाते हैं। तब इस मेमोरेंडम बुक के लिए स्मारक पुस्तिका का काम खत्म हो जाता है और इसको हम कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर देते, क्योंकि नाम ही है वेस्ट बुक, उसका काम अब खत्म हो गया। और फिर अगला लिखेंगे उसमें। तो जब जर्नल में हमने जर्नलाइज कर दिया या कैश बुक में लिख दिया, तो जर्नल से या कैश बुक से जितने एंट्रीज हमारी गई हैं, आपने कर रखी होगी, तो जितने एंट्री जर्नल से या कैश बुक से हैं सबको हम लोग लेजर में पोस्टिंग करते हैं। एक लेजर बुक हमारा होता है, उस लेजर बुक में जर्नल से या कैश बुक में एक एक एंट्री उठा कर लाते हैं और लेजर बुक में हम लोग पोस्टिंग करते हैं। आप सब जानते होंगे इस चीज़ को। तो अगला स्टेप हमारा ये हो गया, यानी अब लेजर भी तैयार हो गया। जब लेजर हमारा कंप्लीट होता है, तैयार होता है, तो ईयर एंडिंग जो हमारा अकाउंटिंग ईयर आता है, उस अकाउंटिंग ईयर के एंडिंग में हम लोग क्लोजिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो जैसे हम लोग लेजर के जब काम करेंगे इसको कंप्लीट, तो उसको क्लोज करने की बात आएगी। जब हम लेजर को क्लोज करेंगे तो उसका बैलेंस निकलता है, या तो उस लेजर का डीआर बैलेंस आता है या फिर सीआर बैलेंस आता है। आप परिचित होंगे ऑलरेडी इससे। तो लेजर का डीआर बैलेंस भी निकल सकता है, सीआर बैलेंस भी निकल सकता है। तो डीआर बैलेंस हो या फिर सीआर बैलेंस हो, इन सारे बैलेंसेज को लेकर लेजर के सारे बैलेंसेज, चाहे वो डीआर बैलेंस हो या फिर सीआर बैलेंस हो, उसको लेकर के हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं। डीआर बैलेंस को डीआर साइड में लिखते हैं, सीआर बैलेंस को सीआर साइड में लिखते हैं। एक लाइन से सभी लेजर का नाम नोट कर देते हैं, उस लेजर के सामने उसके बैलेंस को लिखते हैं। डीआर है तो डीआर के नीचे, सीआर है तो सीआर के नीचे। तो जब सारे लेजर का नाम एक लाइन से लिखेंगे तो कह नहीं सकते हैं कि एक तरह का लिस्ट बना दिया हमने और बगल में उस लेजर के बैलेंस को लिखे हैं। तो ऐसा भी तो कह सकते हैं कि जो हमारे लेजर के बैलेंस आए हैं उसके लिस्ट बना लिए हैं। जब लिस्ट बना लेंगे इस तरह से, ये कब बना रहे हैं लिस्ट? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लेजर पोस्टिंग एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ द बुक। जब हम बुक क्लोज करते हैं तब। तो क्लोज कब करते हैं? ईयर एंडिंग में करते हैं। जैसे हम ईयर एंडिंग में लेजर को क्लोज करेंगे, हर लेजर का बैलेंस आएगा, चाहे वो डीआर होगा या फिर वो सीआर होगा। वो डीआर बैलेंस और सीआर बैलेंस के लेकर के सभी लेजर का नाम लिखते हुए साइड में बैलेंस लिख देते हैं। तो ये सारी बैलेंस का लिस्ट बन जाता है और उसका नाम हम लोग रखते हैं ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस भी हम कह सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस इज a list of all ledger balances on a particular day after closing the ledger। लेजर क्लोज करने के बाद ट्रायल बैलेंस, हम सभी लेजर बैलेंसेस को लेकर एक लिस्ट बनाते हैं और उसी का नाम रखते हैं हम लोग ट्रायल बैलेंस। अलग बात है कि पर्पस क्या है बनाने का, तो बस एक लाइन में बोल दें कि ट्रायल बैलेंस बनाने का हमारा मेन पर्पस है, क्या ये लेजर पोस्टिंग लिखने में कहीं ना कहीं हमारा मैथमेटिकल इनएक्यूरेसी तो नहीं है, कोई अंक गणितीय अशुद्धि तो नहीं रह गई है। अंक गणितीय अशुद्धि का मतलब जोड़ने में, घटाने में कुछ ऐसे हमने गलत कर दिया हो, तो वो बात समझ में आ जाती है जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। वो कैसे समझ में आती है कि जब ट्रायल बैलेंस एक लिस्ट है, डीआर साइड कॉलम है, सीआर साइड कॉलम है, उसमें बैलेंसेज लिखे हुए हैं। जब दोनों कॉलम हम लोग ऐड करते हैं अलग अलग, डीआर कॉलम ऐड किया, सीआर कॉलम ऐड किया, तो दोनों का जो टोटल है ट्रायल बैलेंस के दोनों कॉलम, डीआर साइड सीआर साइड, दोनों का जो टोटल है ये
अवश्य एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। द टोटल ऑफ डीआर बैलेंसेज मस्ट बी इक्वल टू टोटल ऑफ सीआर बैलेंसेज। अगर ये इक्वल नहीं होता है, अगर ये दोनों टोटल एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं मैथमेटिकल एरर कर दिया है। कहीं ना कहीं इसके पहले जो हमने काम किया है उसमें, इसके पहले हमने लेजर बनाया है, पोस्टिंग किया है, कैशबुक लिखा है, इसमें कहीं ना कोई मैथमेटिकल हमने एरर कर दिया। तो एक संकेत देता है अब कहाँ एरर है। एरर तो है, अब कहाँ है हम उसको सर्च करते रहते हैं, जब मिलता जाता है उसके बाद में ठीक करते रहते हैं। एनीवे, तो ये हमारा स्टेप आया। जैसे ही एज सुन एज लेजर इज क्लोज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, उसके बाद हम क्या शुरू कर देते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाना शुरू करते हैं। ट्रायल बैलेंस में कुछ नहीं है, सारे लेजर के बैलेंसेस के लिस्ट हैं। इस प्रकार हमारा ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तक हम पहुँच तो गए, हमने शुरू किया था यहाँ से अपने बिजनेस के खाता में लिखने की कार्यवाही, हमने शुरू किया था ट्रांजेक्शन समझिए, फाइनेंशियल इवेंट है कि नहीं है इसको समझिए, फिर इसको कहीं वेस्ट बुक में नोट कर लेना, उसके बाद फिर उसको वेस्ट बुक की सहायता से जर्नल या कैश बुक तैयार करना, लिखना, पूरे साल भर लिखते रहते हैं। और ये जैसे जर्नल लेजर के सबको लेजर में पोस्टिंग करना, और लेजर फिर ईयर एंडिंग में उसको बंद करके फिर हम ट्रायल बैलेंस बना लिए, और दोनों साइड का टोटल भी मान लो कि इक्वल है। द टोटल ऑफ डीआर साइड इज इक्वल टू टोटल ऑफ सीआर साइड। तो हमारा ट्रायल बैलेंस कंप्लीट। क्या एक व्यापारी, जरा सोच के देखना, क्या एक व्यापारी जो व्यापार शुरू कर रहा है, 1 साल उसने बिजनेस ऑपरेट किया, क्या संतुष्ट होगा वो संतुष्ट होगा हाँ जी ट्रायल बन गया, मिल गया, कुछ समझ में आया? कोई समझ में कोई बात नहीं आई। आप अकाउंटेंट हो, अकाउंट्स पढ़ते हो तो शायद आप बात समझ पाओगे, लेकिन वो समझ नहीं पाया। जो नॉन अकाउंटिंग पर्सन, उनको कुछ समझ में नहीं आया ये क्या है, इधर टोटल है इधर टोटल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मेन मकसद क्या है कि 1 साल ऑपरेट करने के बाद जो ओनर्स हैं, जो व्यापार के जो स्वामी हैं, जो मालिक है, वो तो रिजल्ट जानना चाहते हैं कि यार हम इतनी मेहनत करी, इतना फंड लगा रखा है व्यापार में, 1 साल के बाद हमको क्या हुआ, प्रॉफिट है कि लॉस है। मेन चीज़ तो ये है, क्योंकि बिजनेस इज कैरिड ऑन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अब पता ही नहीं चला, इतना अकाउंट लिखा, आप ट्रायल तक पहुंच चुके, नहीं मालूम हुआ। और मालिक चाहता है कुछ और, मैनेजमेंट भी चाह रहा है कि अरे भाई बताइए क्या हुआ, बिजनेस के परफॉर्मेंस क्या है, बिजनेस के रिजल्ट क्या है, 1 साल के बाद बिजनेस का परिणाम क्या आया, बताओ तो सही। तो ट्रायल बैलेंस तक कुछ नहीं बता पाएंगे। और जो कुछ बात समझ में आ रही है तो जो अकाउंटिंग फील्ड के लोग हैं वही समझ रहे हैं, जो नॉन अकाउंटिंग फील्ड के लोग हैं उनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। उनको तो रिजल्ट पता होना चाहिए, आप रिजल्ट बता दो अकाउंटिंग की भाषा में, तब पता चलेगा उनको। तो उनके पर्पस को पूरा करने के लिए जो लोग बाहरी लोग हैं, जो अकाउंटिंग में नहीं हैं, उनके पर्पस क्या है, भैया रिजल्ट बताइए कि 1 साल का क्या परफॉर्मेंस है, इतनी मेहनत इतना पैसा लगाया, क्या रिजल्ट है बिजनेस का। एंड फॉर दैट पर्पस वी हैव टू मेक अ फाइनल अकाउंट। एंड लास्ट में विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस, लास्ट में ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अब हमें रिजल्ट जानना है। तो रिजल्ट जानने के लिए आफ्टर ईयर एंडिंग और at the expiry of a certain period we have to make a statement। ईयर एंडिंग में बनाइए, या आवश्यकता हो तो आप 6 महीने का बनाइए, 3 महीने का बनाइए, और नॉर्मली अकाउंटिंग ईयर हम लोग पूरे 12 महीने का लेते हैं, 1 साल का लेते हैं। तो रिजल्ट जानना है, तो उस रिजल्ट को जानने के लिए वी हैव टू मेक एन अकाउंट एंड दैट इज नोन एज फाइनल अकाउंट। तलपट की सहायता से रिजल्ट जानने के लिए जो अंतिम खाता हम बनाते हैं, ताकि ये पता लग सके कि व्यापार का एक सर्टेन पीरियड को ऑपरेट करने का क्या रिजल्ट है, नुकसान है, फायदा है, क्या है कंडीशन। तो इसको जानने के लिए हम लोग बनाते हैं जिस अकाउंट को उसको हम लोग कहते हैं फाइनल अकाउंट। इसका दूसरा नाम भी है, या तो फाइनल अकाउंट कहा जाएगा या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहा जाएगा, फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये बात समझ में आ गई। जैसे ही ये फाइनल अकाउंट हम तैयार कर लेते हैं ईयर एंडिंग में, एट द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग ईयर, तो रिजल्ट तो निकल गया। अब ये फाइनल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है कि वास्तव में ये लेजर वगैरह नहीं है,
वास्तव में ये अकाउंट भी नहीं है, लेकिन परंपरावादी हम लोग हैं, सदियों से फाइनल अकाउंट बोलते हैं। तो इस वर्ड को रिप्लेस किया गया है, तो नया वर्ड आ गया क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ही ज़्यादा सही वर्ड है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ये सही है। ये फाइनल अकाउंट में कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या ये वाकई ये भी लेजर जैसा है, क्योंकि लेजर ही अकाउंट, असल लेजर वही है, अकाउंट कहते हैं उसको। तो ठीक है, पहले से वर्ड यूज़ हम लोग करते आ रहे हैं। फाइनल या फाइनल रिजल्ट को जानना है, वो अकाउंट बनाना है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहें, ये कहें, बात दोनों बराबर है। और जैसे ही हम बनाएंगे फाइनल अकाउंट या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिजनेस के एक निश्चित पीरियड के जो ऑपरेशन का, जो फंक्शन का रिजल्ट है, वो हमको मिल जाएगा। रिजल्ट खत्म, ईयर खत्म, फिर अगला साल शुरू होगा, फिर एक नए वर्ष में हम लोग जाएंगे, फिर नए वर्ष में वही कहानी, फिर वही ट्रांजेक्शन्स या इवेंट्स, फिर उनको कहीं नोट करना, फिर जर्नल या कैश बुक में रिकॉर्ड करना, फिर लेजर बनाना, फिर ट्रायल बनाना, फिर उस दूसरे साल का फिर रिजल्ट को जानना। तो ये तो चक्र है, चलता रहेगा। ये चक्र, ये जो साइकिल है, चलता रहता है। इसको हम लोग सामान्य भाषा में अकाउंटिंग साइकिल भी कह सकते हैं। ये चलते रहता है। जैसे यहाँ पर ख़त्म हो गए, एंड कर गया, रिजल्ट निकल गया, तो जो रिजल्ट निकला इसको बनाने से ही निकला है। इसलिए हम लोग कई बार फाइनल अकाउंट को एंड प्रोडक्ट भी कहते हैं। फाइनल अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज एंड प्रोडक्ट, कि अंत कर गया वहाँ क्या प्रोडक्ट हमारा तैयार हुआ, तो ये तैयार हुआ हमारा प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट। तो फाइनल अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी सेड एंड प्रोडक्ट इन द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग। आप अकाउंटिंग में ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने ये चीज़ को समझा। चलिए मान लेते कि हम पहुंच चुके हैं इस स्टेज पर, हम फाइनल अकाउंट बनाने के स्टेज पर आ चुके हैं, ताकि व्यापारी या बिजनेसमैन है या मैनेजमेंट है उसको ये बता सकें कि हमारे बिजनेस के परफॉर्मेंस क्या है, रिजल्ट क्या है, प्रॉफिट है, लॉस है, क्या कंडीशन है, ये बनाने में हम आ चुके हैं। और यही हमें शुरू करना है, यही शुरू करना है कि कैसे बनता है ये फाइनल अकाउंट, कैसे बनता है। तो उम्मीद है आप ये बात समझ में आ गई, आपको ये भी समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। हम लोग पहुंच चुके हैं एंड प्रोडक्ट में, तो उसको बनाना है। अब देखते हैं, ये तो सीरीज में आ चुका है, लास्ट में आया है फाइनल अकाउंट। अब इसके अलग हम लेकर बात कर रहे हैं कि ये फाइनल अकाउंट हमको क्या करना है। ये फाइनल अकाउंट है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसको बनाने के लिए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट हमें क्या रिक्वायरमेंट है। रोटी बनानी है तो आपको आटा चाहिए। जब तक आपको रोटी बनानी है तो आटा से ही बनेगा, अगर आटा नहीं है तो शायद रोटी नहीं बनेगी। तो कुछ हद तक ये बात इसमें लागू होती है कि जब हम लोग चलेंगे फाइनल अकाउंट बनाने के लिए, तो इसको तैयार करने के लिए हमको क्या चाहिए, कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो बेस्ट इंफॉर्मेशन फाइनल अकाउंट के अगर कोई है तो वो है ट्रायल बैलेंस। यानी विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस वी कैन प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। विद द हेल्प ऑफ, अगर हेल्प नहीं मिले तब भी हो जाएगा। अगर कहा जाए कि आप ट्रायल मत बनाओ, ट्रायल बैलेंस मत बनाओ, लेजर क्लोज करो, बैलेंस निकाल लो, ट्रायल बैलेंस मत बनाओ, लेजर क्लोजिंग के बाद आप सीधे फाइनल अकाउंट बनाओ ताकि रिजल्ट निकल जाए, तो निकल जाएगा, लेकिन परेशानी होगी थोड़ी बहुत। तो जब परेशानी से बचना है तो थोड़ा हेल्प ले लीजिए ट्रायल बैलेंस का। इसलिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, थोड़ी बहुत गलती से ही पता लग जाए और सारे इंफॉर्मेशन एक समराइज्ड फॉर्म में, सारे लेजर का जो 1 साल का लिखा गया है, बड़े लंबे चौड़े कई पेजेज में जाते हैं, इन सारे को संभालना मुश्किल हो जाता है। एक समराइज्ड फॉर्म में, एक समराइज फॉर्म में लेजर से हमको ट्रायल बना लेते हैं, समराइज फॉर्म में इंफॉर्मेशन मिल जाता है, और उससे यानी कि ट्रायल बैलेंस से अब हमें बनाना है फाइनल अकाउंट, इजी हो जाता है। तो अगले फेज में हम ये बात कर रहे हैं कि जब हमें फाइनल अकाउंट बनाने को कहा जाएगा, फाइनल अकाउंट ऑफ द बिजनेस, ईयर एंडिंग प्रोडक्ट, रिजल्ट जानना है। कई लोग हैं जो रिजल्ट जानना चाहते हैं कि आखिर 1 साल ऑपरेट किया बिजनेस तो क्या हुआ। तो चलिए उससे पहले हम देखते हैं फाइनल अकाउंट के बारे में। फाइनल अकाउंट बनाने के लिए हमको ट्रायल बैलेंस चाहिए, कंपलसरी नहीं है लेकिन ये बहुत सहायता करता है, ठीक है।
तो ये जो ट्रायल बैलेंस की सहायता से हमें सारे लेजर्स के नाम मिल जाते हैं, क्योंकि वो लिस्ट दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस। आसान तो हो गया। तो चाहे वो डियर वाला हो चाहे वो सीयर वाला हो, जब लिस्ट हमको एक ही जगह पर मिल जाए सारे लेजर का, उन्हीं आइटम्स को लेकर, उन्हीं आइटम्स के बैलेंसेस को लेकर हमें बनाना है फाइनल अकाउंट। टेकिंग द बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर्स from trial balance, we have to make financial statement to know the operational position or operational result of the business after year ending। आप देखिए इस चीज को, जब फाइनल अकाउंट की हम लोग बात करेंगे तो फाइनल अकाउंट एक क्या बोलते हैं, वो एक व्यापक शब्द है। फाइनल अकाउंट सुनने में लिखने में एक वर्ड हम बोल रहे हैं, लेकिन ये एक वर्ड नहीं है। इस फाइनल अकाउंट में कई वर्ड शामिल होते हैं। जब कहा जाएगा कि फाइनल अकाउंट बनाइए तो कोई एक वर्ड नहीं है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट इंक्लूड्स ट्रेडिंग अकाउंट, फाइनल अकाउंट इंक्लूड्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनल अकाउंट इंक्लूड्स बैलेंस शीट। यानी ये तीन देख रहे हैं, ये तीन अकाउंट को मिला दिया जाए, ये दो तो अकाउंट दिखाई पड़ रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट। इन तीनों को मिलाया जाए तो हम एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं फाइनल अकाउंट। यानी वो बड़े लंबे चौड़े इसका मतलब रखता है इन तीन वर्ड के लिए। तो ये अभी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस का इसका नेचर अलग अलग होता है। कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, कोई सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस है, कोई ट्रेडिंग बिजनेस है। तो थोड़ा बिजनेस के हिसाब से ये जो फाइनल अकाउंट के जो पार्ट्स है, फिलहाल यहाँ 3 पार्ट दिखाई पड़ रहा है। एक पार्ट दिखाई पड़ रहा है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा पार्ट है बैलेंस शीट। ये किसके हिसाब से, एक बात और बता दें, ये नेचर है ट्रेडिंग बिजनेस के हिसाब से। अगर हमारा ट्रेडिंग बिजनेस है, मतलब हम माल खरीदते हैं जैसा, उसी तरह माल को फिर सेल कर देते हैं इन द सेम फॉर्म। जिस तरह हमने व्यापार में माल को परचेज किया है उसी फॉर्म में उसको सेल कर देते हैं। खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं बेच रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज नॉन एज अ ट्रेडिंग बिजनेस। कहीं ऐसा हो सकता है कि माल जो हम खरीद रहे हैं, रॉ मटेरियल्स खरीद रहे हैं, जो भी हमने माल परचेस किया उसको जिस फॉर्म में, जिस रूप में परचेस किया, उस रूप में बेचा नहीं, बल्कि उस खरीदे गए माल से हम कुछ और बनाते हैं, अपने फैक्ट्री में प्रोसेसिंग करते हैं, और तब प्रोसेसिंग करके कुछ और प्रोडक्ट हम बनाते हैं, और ये प्रोडक्ट को हम सेल करते हैं। तो जो माल हमने खरीदा उसको उसी फॉर्म में नहीं बेचा, बल्कि उसी माल से हम कुछ दूसरे माल बना दिए, यानी कि मैन्युफैक्चर कर दिया, और तब उसको बेचा। तो वो भी तो एक तरह का बिजनेस है। तो ऐसे बिजनेस का नेचर क्या है, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। उसमें माल को खरीदना, फिर कुछ और प्रोडक्ट बनाना, तब सेल करना, एंड दैट इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। और जैसे माल को खरीदा है जिस फॉर्म में, उसी फॉर्म में सेल कर दिया, कुछ भी उसमें चेंज नहीं किया। भले साइज क्वांटिटी में हेरा फेरी किया, लेकिन उसका फॉर्म चेंज नहीं किया, तो दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग बिजनेस। और अब माल खरीद रहे हैं ना माल बेच रहे हैं, माल के खरीद बिक्री कुछ भी नहीं है, माल बनाने वाली भी बात नहीं है, बल्कि हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हम अपने दिमागी कौशल, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने अकल को बेच रहे हैं, उसके बदले में फीस ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एडवोकेट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, टीचर्स, ये अपने स्पेशलाइज्ड नॉलेज है उसकी फीस लेते हैं, प्रोफेशन चलाते हैं, वो भी व्यापार का एक पार्ट है। तो उसको हम लोग कहते हैं सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस। तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने सर्विस का टेंशन करते हैं, लेन देन करते हैं, तो सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस है। तो नेचर ऑफ बिजनेस थोड़ा समझना जरूरी है। तो 3 तरह का नेचर ऑफ बिजनेस हमने बता दिया यहाँ पर। और एक बात और बताना चाहेंगे कि जब भी बिजनेस किसी का होता है तो बिजनेस का जो ऑनरशिप है वो थोड़ा अलग अलग होता है। इन पॉइंट ऑफ ऑनरशिप बिजनेस कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स। अब उसका ऑनरशिप कौन है? अगर एक बंदा उसका ऑनर है, अगर एक ही आदमी ऐसे बिजनेस का सर्वे सर्वा है, मालिक है, स्वामी है, तो इस प्रकार के बिजनेस को हम लोग कहते हैं प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। जहां पर एक मालिक है बिजनेस का, पूरे ऑनरशिप उसके हाथों में है, पूरा डिसीजन जो करना चाहे कर ले,
तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, सोल ट्रेडिंग बिजनेस। लेकिन जहां पर एक मालिक नहीं है, व्यापार के एक स्वामी नहीं है, मोर देन वन है, यानी एटलीस्ट 2 पर्सन्स या इससे ज़्यादा हो, और आपस में तब तो एग्रीमेंट करने की बात आएगी। तो जब ऐसे एक से ज़्यादा लोग मालिक हो जाते हैं, आपस में एग्रीमेंट सहायता करने के लिए आते हैं नहीं, बल्कि एग्रीमेंट तक सहमत हो जाते हैं कि ऐसे बिजनेस के लाभ हानि हम लोग आपस में बांटेंगे, एक सहमति, एक एग्रीमेंट इनके बीच में हो जाता है और इन पर कानून भी लागू होता है। तो ऐसे बिजनेस को हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस भी कह सकते हैं। अब कहीं ऐसा कोई बिजनेस जिसमें सीधे कंपनी कानून, भारतीय कंपनी कानून का इन्वॉल्वमेंट हो, भारतीय कंपनी कानून 1956 कह सकते हैं, या भारतीय कंपनी कानून 2013 कह सकते हैं, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 या इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। जब ये कंपनी का कानून लगेगा जिस बिजनेस में, और उस कानून के अनुसार उस बिजनेस का ऑपरेशन होगा, तो उस बिजनेस को हम लोग कह सकते हैं कंपनी। तो ऑनरशिप कंपनी के हाथों में चला जाएगा, उसका कोई एक इंडिविजुअल मालिक नहीं होता है। तो हमने देखा कि ऑनरशिप के हिसाब से थोड़ा बिजनेस की कैटेगरी अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम इसलिए बताना चाह रहे हैं कि यहाँ जो कुछ हम बात कर रहे हैं फाइनल अकाउंट के बारे में, यानी किसी बिजनेस के जो एंड प्रोडक्ट के बारे में, ताकि 1 साल ऑपरेट करने के बाद हम बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी को जान सकें, उसको रिजल्ट को जान सकें। तो ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ उस बिजनेस के बारे में जो प्रोप्राइटरशिप हो। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के बारे में हम फाइनल अकाउंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा दिमाग में सेट करना कि ये फाइनल अकाउंट आप सब पर लागू मत करना कि पार्टनरशिप पर लागू करना। बहुत हद तक 99% मैच करता है, ठीक है, लेकिन फिलहाल दिमाग में लेकर चलना है, क्योंकि आपको बोर्ड का एग्जाम देना है, चाहे वो CBSE वाले हों, बिहार बोर्ड वाले हों, झारखंड बोर्ड वाले हों, वेस्ट बंगाल बोर्ड वाले हों, ये ऑलमोस्ट सबको पढ़ना है, सबको पढ़ना है। किसी को 11th में पढ़ना है, किसी को 12th में पढ़ना है। तो जिसको जहाँ पढ़ना है, जो इंटरमीडिएट लेवल वाले लोग हैं, तो चाहे कोई भी बोर्ड हो, ऑलमोस्ट सबको ये फ़ायदा पहुँचाएगा। तो थोड़ा दिमाग में लेके चलना है कि ये फाइनल अकाउंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की बात कर रहे हैं। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जिसमें एक ही मालिक हो, सर्वे सर्वा हो, उसी की बात कर रहे हैं। तो जब प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है और उसका फाइनल अकाउंट हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस की सहायता से, तो फाइनल अकाउंट का पहला पार्ट हम लोग बनाते हैं क्या, ट्रेडिंग अकाउंट। और अकाउंट माइंड में रख लेना कि हमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं बनानी है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सिलेबस में आपके फिलहाल नहीं है। तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ योर फाइनल अकाउंट। ये 3 पार्ट्स, तो पार्ट्स में लिखा 1 2 3। ये जो 2 पार्ट्स हैं फाइनल अकाउंट के, जो पहला 2 पार्ट्स हैं, एक है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनको हम लोग इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। इनकम स्टेटमेंट साइड में हमने रिमार्क कर दिया यहाँ पर, इनकम स्टेटमेंट। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स आर ऑल्सो नॉन एज इनकम स्टेटमेंट। और जो बच गया है बैलेंस शीट, हिंदी में इसको आर्थिक चिट्ठा कहते हैं हिंदी में। तो जो बैलेंस यानी कि तीसरा जो पार्ट है फाइनल अकाउंट का, इसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो बैलेंस शीट इज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस। किसी बिजनेस के ईयर एंडिंग में किसी खास डेट को, किसी पर्टिकुलर डेट को, उसके क्या पोजीशन है बिजनेस के एसेट और लायबिलिटी के, उसके बारे में बतलाता है। और ये जो है किसी खास दिन के लिए नहीं है। ये जो इनकम स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं, किसी पर्टिकुलर डे का पोजीशन नहीं बताता, एक पीरियड के बारे में बताता है। वो पीरियड नॉर्मली हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है, यानी 12 महीना। तो जब जब हम ये पहला 2 स्टेटमेंट बनाएंगे, ये पहले 2 इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, जो भी इससे रिजल्ट निकल के आएगा, जो भी रिजल्ट निकलेगा, पास या फेल, लॉस या प्रॉफिट, तो इन दोनों स्टेटमेंट से जो रिजल्ट निकल के आता है, वो रिजल्ट एक पीरियड के बताता है, और वो पीरियड हमारा 1 साल है। और ये तीसरा जो हमारा है, ये जो पोजिशनल स्टेटमेंट है, ये पूरे पीरियड का नहीं बताता है,
कि पूरे एक साल पीरियड का नहीं बताता, ये किसी पर्टिकुलर डे के बारे में बताता है कि आज पर्टिकुलर डे को क्या पोजीशन है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन ए पर्टिकुलर डे, ये बताता है। और ये दोनों बताता है फॉर ए पीरियड, एंड दैट पीरियड इज नॉर्मली अकाउंटिंग पीरियड और अकाउंटिंग ईयर। तो इस प्रकार हम समझ गए कि तीनों जो पार्ट है तीनों के अलग अलग हैं। अब देखना ये है कि ये ट्रेडिंग से क्या निकलेगा, हम डिटेल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाएंगे, क्या रिजल्ट निकलता है इससे देखेंगे नेक्स्ट में। ये बैलेंस शीट क्या चीज़ होती है, ये पोजिशनल स्टेटमेंट क्या चीज़ है, कैसे बनता है, कौन कौन से आइटम्स आते हैं, ये भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तीनों को हम नेक्स्ट वीडियो में बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे, डिटेल डिस्कस करेंगे।